गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो राजनीति विज्ञान अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी ये भारत खंड, और जिसका अध्ययन करेंगे जिस चीज का चीन की विदेश में, इसका अध्ययन करेंगे हम चीन की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, इससे पहले कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। कि चीन जो देश है, चीन सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या या जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? चीन। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन देखो चीन के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ। चीन को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या पूर्व क्या कहा जाता था? एशिया का रोगी, एशिया का रोगी। आपसे पूछ ले एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता था? चीन को कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था, कहने का मतलब कि 1939 से 45 से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, क्योंकि चीन अनेक दौर से गुजरा था। चीन पे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसी महाशक्तियों ने शोषण किया था, चीन का नियंत्रण किया था, चीन को गुलाम बनाया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसी शक्तियों ने किसका शोषण किया था? चीन देश का शोषण किया था। और इसका इतना ज़्यादा, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सभी प्रकार से चीन का शोषण हुआ। तो क्या कहा जाता था कि एशिया का रोगी। जैसे ही चीन 1949 में आज़ाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुआ, तो इसने इतना ज़्यादा विकास किया कि इसे पूर्व का, देखो पहले ये महाशक्तियाँ क्या कहती थी इसको? ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने शोषण किया चीन का, तब कहती थी वो पूर्व का तरबूज, पूर्व का तरबूज कहते थे चीन। ये ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। लेकिन 1949 में जैसे ही चीन आज़ाद हुआ, साम्यवादी क्रांति को अपनाया। साम्यवादी क्रांति को अपनाने के बाद विश्व में इतना ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक विकास किया कि यह महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया। इसके रूप में महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया था। अब पूछ ले कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था चीन के बारे में 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहता है? जब ये इसे एशिया का रोगी, पूर्व का तरबूज कहा करते थे, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था चीन के बारे में? क्योंकि चीन ने विकास करना प्रारंभ कर दिया, कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है। चीन के बारे में क्या कहा था? कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, उसे सोने दो। कि चीन देश में क्या सो रहा है? एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, चेतावनी दी थी। क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। क्या कहा जा रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट चेतावनी दे रहा है विश्व को। जब इसके बारे में लोग कह रहे थे, तब कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, एक ऐसा इंसान वहाँ पे सो रहा है, उसे सोने दो। अगर आपने उसे जगाने की कोशिश की, इस प्रकार के नाम उसके सामने लेके आए, तो पता नहीं वो क्या कर देगा, एक पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, तबाह कर देगा। और वही साबित किसने किया?
जनसंख्या की दृष्टि से, और एशिया महाद्वीप में तो उसने अपना अधिकतर से प्रभाव जमा लिया। तो जो देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, जिसने उन्हें शोषण किया था चीन का, वो भी इससे डरने लगे। और ये वास्तविकता भी कि चीन है वो तीसरी महाशक्ति के रूप में बन के उभरा। दोनों महाशक्तियों के मध्य एक नई जो महाशक्ति का निर्माण किया था वो चीन ने की थी, तो चीन को तीसरी महाशक्ति के रूप में जाना गया। अब चीन 1949 के बाद अपना विकास करता है, तो उसके बाद की बातें पढ़ेंगे। ये थी प्रारंभिक जानकारी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था, या फिर जिन महाशक्तियों ने इस पर नियंत्रण रखा, अंकुश रखा, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। तो देखो, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा मिलना, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा मिलना। अब चीन ने अपना विकास प्रारंभ किया, अपना विस्तार बढ़ाना प्रारंभ किया, तो कैसी महाशक्ति का? तीसरी महाशक्ति की। पहले चीन की गणना 5 शक्तियों में सम्मिलित होती थी, 5 वीटो पावर वाले देशों में गणना होती थी चीन की, और वही चीन आज वर्तमान में किस महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति का रूप धारण कर चुका है। तीसरी महाशक्ति कहने का मतलब कि जिस दिन साम्यवादी क्रांति को अपनाया, साम्यवादी क्रांति को अपनाकर, चीन ने किस क्रांति को अपनाया था? साम्यवादी क्रांति को अपनाया था। और चीन ने जिस दिन साम्यवादी क्रांति को अपनाया, बल्कि वह 5 महाशक्तियां नहीं, एक इतना शक्तिशाली बन गया, 5 महाशक्तियों, 5 शक्तियों में नहीं अपितु कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तीसरी महाशक्ति का विकल्प बन के उभरा। इतना ज़्यादा अपना देश का विकास कर लिया, आर्थिक विकास के कारण संभव हुआ। तो तीसरी महाशक्ति का दर्जा मिला, 5 शक्तियाँ, साम्यवादी क्रांति, शक्तिशाली अमेरिका और सोवियत के मध्य उभरना। तीसरी महाशक्ति का आज वर्तमान में चीन तीसरी महाशक्ति का दर्जा लिए हुए पड़ा हैं। फिर नवीन शक्ति संतुलन, 2 नंबर क्या है इसको कारण पूछ लेते, नवीन शक्ति संतुलन, नवीन शक्ति संतुलन। अब देखो चीन नवीन शक्ति संतुलन कैसे है? कि एकमात्र विश्व में साम्यवादी विचारधारा, किस विचारधारा को अपनाने वाला देश था रूस, कि पहले एकमात्र साम्यवादी विचारधारा को बनाए रखने वाला, अपनाए रखने वाला देश था कौन सा? रूस। लेकिन जैसे ही चीन आजाद होता है तो चीन क्या बन जाता है? साम्यवादी। साम्यवादी। अब कौन सा देश जुड़ गया इस विचारधारा से? चीन। पहले रूस था, अब क्या हो गया? चीन। अब रूस और चीन 2 देश हो गए साम्यवादी। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप महाद्वीप में या पूरे विश्व में किसका प्रभाव बढ़ रहा है? साम्यवादी का प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका महाशक्ति नहीं चाहती थी कि साम्यवादी को सम्मिलित किया जाए, और इससे सोवियत ग्रुप के पास, अब देखो कि रूस, चीन, इन देशों के साम्यवादी होने के बाद ये दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश थे। तो सोवियत संघ में की जो जनसंख्या है वो हो गई 94 करोड़ 49 लाख। कितने लोग साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया? 94 करोड़ 49 लाख लोगों ने साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया, और 1 करोड़ 35 लाख 19,159 क्षेत्रफल बन गए। कि साम्यवादी जो महाशक्ति है, साम्यवादी विचारधारा है, वो कितने लोग में फैली? 1 करोड़ 35 लाख 19,159 वर्ग किलोमीटर में फैल गई। इसका मतलब है पूरे विश्व में किसका प्रभाव पड़ गया? कि साम्यवादी या सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ गया, और नवीन शक्ति संतुलन स्थापित हो गया। नवीन शक्ति संतुलन कहने का मतलब क्षेत्रफल अमेरिका से ज़्यादा किसका हो गया? सोवियत संघ का
का हो गया। पहले की बात करें, ये कह रहा है कि अमेरिका जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी महाशक्ति थी। पहले सोवियत संघ के पास अकेले रूस बड़ा था और देश नहीं थे। जैसे ही चीन ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया तो इनकी जनसंख्या 94 करोड़ 49 लाख के पार होगी। क्षेत्रफल 1,35,19,159 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो ये अपनाने के बाद अमेरिका की जनसंख्या से और क्षेत्रफल से सोवियत संघ कहीं आगे निकल गया। तो नवीन शक्ति संतुलन नई विचारधारा का साथ इसी कारण दिया था चीन ने, ताकि वो क्या हो सके, अपना विकास और तेज गति से कर सके। 3 नंबर, अमेरिका की नीति की महाशक्ति बढ़ने के कारण या फिर रूस के पनपने के कारण क्या, चीन के पनपने के कारण क्या है, तो 2 कारण पढ़े हमने। तीसरा है अमेरिकी नीति की विफलता। अमेरिकी नीति की विफलता। तीसरा कारण क्या है, अमेरिकी नीति की विफलता है। अमेरिका की जो नीति है वो असफल होना। अब देखो कि अमेरिका की जापान की विजय के बाद इसमें अमेरिका ने कूटनीति की विफलता। किस नीति की? अमेरिका ने जो कूटनीति अपनाई थी वो असफल रही थी। कारण क्या था? देखो कि चांग कोई जो चीनी था उसको अमेरिका क्या बनाया रखना चाहता था, चांग कोई को वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बनाए रखना चाहता था। और जापान की विजय को रोकने के लिए, जापान जो महाशक्ति थी उसकी विजय को रोकने के लिए ये चांग कोई को बनाना रख अमेरिका ये चाहता था कि वह रहे और जापान को रास के 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज किसको दिए? चीन को। अमेरिका ने 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए। मतलब चीन का विकास कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। फायदा कौन उठाएगा? चीन उठाएगा। तो 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के और 70 करोड़ रुपए उधार दिए। 70 करोड़ रुपए कौन उधार दे रहा है? अमेरिका। किसको हराने के लिए? जापान को हराने के लिए, जापान की विजय यात्रा को रोकने के लिए। और इसके अंतर्गत 1948 में चीनी कानून के अनुसार 12.15 करोड़ का अनुदान दिया गया कि 12.5 करोड़ का अनुदान भी मिला। तो इतना रुपया मिल रहा है तो चीन अपने आप क्या करेगा? विकास करेगा। और उसी के फायदे के अनुसार वहाँ क्या किया इन्होंने? इन रुपयों का जान कोई ने अपने सैनिक खर्चे पे बढ़ाया, सैनिकों का विकास किया, सैन्य ताकत को बढ़ा दिया। दिए किस कारण थे? जान कोई। अब देखो क्या है कूटनीति की विफलता। अमेरिका की जान कोई को बनाए रखना चाहती थी, जापान को हराना चाहती थी। जापान को हराने के लिए चीन को भाई आर्थिक मदद चाहिए। आर्थिक मदद कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज लेके, उसके अलावा 70 करोड़ और 12.5 करोड़ रुपए ऋण दे रहा है, पट्टे दे रहा है। अब बात करें कि ये दिए इसलिए थे कि वहां पे साम्यवादी विचारधारा को समाप्त करना या साम्यवादी विचारधारा को रोकना, इस विचारधारा के बढ़ते प्रभाव। लेकिन जो चांग कोई है वो इसको समाप्त नहीं करके इसको तो बढ़ा ही रहा है, इसको तो हरा ही नहीं रहा है और अपने सैनिकों को बढ़ा, अपने सैनिकों का विकास कर रहा है। जिस कारण धीरे धीरे ये नीति है अमेरिका की विफल होती गई और चीन अपना और ज़्यादा विकास करता गया। इसके बाद आगे वाली आपसे पूछ ले कि जो चीन है वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अर्थव्यवस्था
पूछ ले कि चीन अमेरिका के बाद दूसरी क्या बन गई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई 2010 के आंकड़ों के बाद। कौन से आंकड़ों के बाद? 2010 के आंकड़ों के बाद चीन है वो तेजी से अपना विकास करती हुई 4 नंबर स्थान से किस स्थान पे आ गई? दूसरे स्थान पे आ गई। कि चीन ने अपना इतना ज़्यादा विकास किया दूसरी अर्थव्यवस्था की 11.1% की रफ्तार से 11.1% से अपना आर्थिक विकास कर रही है। चीन का विकास गति दर है, विकास गति दर कितनी है? 11.1% कि चीन 11.1% के हिसाब से अपना विकास कर रहा है। और जापान को भी क्या कर दिया इन्होंने? जापान और जर्मनी को, किसको? विकास दर, जापान और जर्मनी की विकास दर को पछाड़कर कौन सा स्थान हासिल कर लिया? दूसरा स्थान हासिल कर लिया। किसने? चीन ने। और इसी के सहारे हमेशा ही 8% से ऊपर रही थी। अगर यही चलता रहा तो 2025 तक क्या कर देगा चीन? 2025 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, अमेरिका को भी पछाड़ देगा या पीछे छोड़ देगा। यही चलती रही विकास दर 11.1% की दर से तो आने वाले समय में 2025 में अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो चीन की जो है दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनी? चीन अपना विकास दर 11.1% से कर रहा है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार इसकी विकास गति इतनी ज़्यादा है कि स्थान को शासित कर लिया। दूसरा, क्योंकि जो जापान और जर्मनी जो इससे आगे थी 2 और 3 नंबर पे, उनको पछाड़ते हुए ये तो चली गई जापान तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे और चीन का आ गया दूसरा। अगर यही गति रही तो 2025 तक क्या कर देगा? अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो हमने यहाँ